हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका शिफ्ट 2 का पेपर। ये पेपर आपका हुआ था 14th ऑफ मार्च को, है ना। 14th ऑफ मार्च को आपका 2 सेशन में पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। ये हमारा टेस्ट स्लॉट कौन सा रहने वाला है? स्लॉट 2 रहने वाला है। एंड इस ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे आपको आंसर्स विजिबल है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक बार इसको करा के रखा हुआ है। जब आपकी आंसर की रिलीज हुई थी उसके तुरंत बाद ही मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था चैनल पे, तो इसी वजह से आंसर्स आपके पहले से मार्क्ड है। बेसिकली ये पेपर डिस्कस कराने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको कंसेप्ट को रिकॉल कराना, है ना। मतलब एक बार आप जब इसको पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सारे कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से यहाँ पे नए टॉपिक निकल के आए। वैसे तो आपके जो शिफ्ट 1 हुआ था वहाँ पे कई सारे टॉपिक थे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल नए थे, वहां से बिल्कुल नए कंसेप्ट आपके निकल के आते हैं। बट जब हम शिफ्ट 2 में आते हैं, है ना, शिफ्ट 2 में क्या था? कोई भी नया कंसेप्ट नहीं था। शिफ्ट 2 में कोई भी नया कंसेप्ट नहीं था। सारे कंसेप्ट आपके सिलेबस से ही थे, कुछ भी नया नहीं था जो आप लोग पढ़ के गए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है, बहुत डीप में जाके क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट 2 में। और शिफ्ट 1 में क्या थे? काफी सारे क्वेश्चंस आपके नए भी आए हुए थे, ठीक है। तो शिफ्ट 1 को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट 2 को करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों ने पढ़ रखा हुआ है वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उनका रिकॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने शिफ्ट 2 को पहले कराया है और शिफ्ट 1 को हम लोग बाद में करेंगे। अभी के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, है ना। अब आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी डज नॉट रिजेक्ट वैदिक अथॉरिटी? मतलब कौन सा इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं करता है? क्या बोल रहा है? वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं करता है। मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि आपको कंसेप्ट को मैं रिकॉल करा दूं। यूनिट मैं ये भी साथ साथ में बताते चलूंगी ये कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है आपका ए सेक्शन का, ठीक है। दो तरीके के स्कूल्स होते हैं आपके, ठीक है। एक होता है हेट्रोडॉक्स, जस्ट सेकेंड, हेट्रोडॉक्स। एक होता है ऑर्थोडॉक्स, है ना। दो तरीके के स्कूल होते हैं, आस्तिक एंड नास्तिक, ठीक है। आस्तिक एंड नास्तिक, नास्तिक, ठीक है। देखो, ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब क्या है? ऑर्थोडॉक्स कहने का मतलब क्या है? वो लोग जो वेदास को मानते हैं, ठीक है, वो लोग जो वेदास को मानते हैं। और हेटेरोडॉक्स कहने का मतलब है जो वेदास को नहीं मानते हैं, ठीक है, जो वेदास को नहीं मानते वो होते हैं हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स में 6 हम लोग को पढ़ना है। ऑर्थोडॉक्स के अंदर 6 फिलोसफीज आती हैं। इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? शाद दर्शन। क्या बोलते हैं इसको? शाद दर्शन बोलते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है शाद दर्शन। शाद दर्शन मतलब 6 फिलोसफीज है यहाँ पे, जिसमें आती है आपकी, देखो यहाँ पे देखो, ज्ञान दे रखा है, सांख्य फिलोसफी दे रखा है, बुद्धा फिलोसफी दे रखा है, चारवाका दे रखा हुआ है, ठीक। तो इसमें से कौन सा आपका वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है? ये कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो वेदास को नहीं मानते हैं, तो वेदास को कौन नहीं मानते? कौन लोग नहीं मानते वेदास को? आपके बुद्धा नहीं मानते, जैनिज्म नहीं मानते, है ना। और आपका कौन नहीं मानता है? आजीविका हो गया, चारवाका हो गया, ये सब क्या करते हैं? वैदिक अथॉरिटी को नहीं, मतलब वेदास को नहीं मानते। उसके अलावा न्याय है, सांख्य है, वेदांता है ना। न्याय है, सांख्य है, वेदांता है, उत्तर मीमांसा है ना। ये सारे क्या है? ये आपकी वैदिक अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, वेदास को ये लोग मानते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन निरस्त नहीं करता है। मतलब निरस्त नहीं करता है कहने का मतलब क्या है? कि कौन मानता है, कौन मानता है? तो सांख्य मानता है, ठीक है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सांख्य फिलोसफी हो जाएगा, ठीक है। इसको और डिटेल में देखना है तो यूनिट 1 का जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया है वहीं पे इसको करवाया वहां पे, ठीक है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट? ये भी आपके यूनिट 1 का आई थिंक सी सेक्शन है, ठीक है। 1 का जो सी सेक्शन है वहां से क्वेश्चन आया। मैं इसलिए यूनिट के सेक्शंस भी यहाँ पे बताते जा रही हूँ कि अगर आप लोग को ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग देख लो कि कौन सा सेक्शन से आ रहा है, तो डायरेक्टली आपको वीडियो मिल जाए। सी सेक्शन से ये आपके सिलेबस में ही गिवन है। सिलेबस कभी भी उठा के देखना, वहां पे सोशल मूवमेंट की कई सारी थ्योरीज दे रखी हैं, जिसमें रिलेटिव डेप्रिवेशन मिलेगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन मिलेगा, पॉलिटिकल प्रोसेस मिलेगा, लेकिन नॉर्मेटिव थ्योरी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो?
नॉर्मेटिव थ्योरी नहीं मिलेगी। तो वही क्या है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा बिलोंग नहीं करता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, नॉर्मेटिव थ्योरी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आती है बात रिलेटिव डेप्रिवेशन होता क्या है। देखो इसमें रिलेटिव डेप्रिवेशन में क्या होता है, जैसे डेप्रिवेशन कहने का मतलब क्या, किसी चीज की कमी महसूस करना, मतलब किसी, ये एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन की तरह काम करता है। ये जो रिलेटिव डेप्रिवेशन का कंसेप्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन की तरह काम करता है, जहाँ पे क्या होता है, पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास किसी चीज की कमी है। ठीक है, वो मतलब जो वो उसके मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप हो, आपके पास 4 व्हीलर कार नहीं है, लेकिन आपका जो पड़ोसी है, ठीक है, उसके पास 4 व्हीलर कार है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, इस चीज की कमी लग रही है, इस चीज की कमी लग रही है। तो ये क्या है, रिलेटिव डेप्रिवेशन है। ये क्या है, रिलेटिव डेप्रिवेशन है। रिलेटिव डेप्रिवेशन की जो थ्योरी है वो बेस्ड है किस पे, ऑन द नोशन दैट पीपल विल ऑफन फील, ठीक है, पीपल विल ऑफन फील दैट दे हैव लेस देन, उनको लगता है उनके पास कुछ कम है, मतलब वो आपके पड़ोसी से जो आपके पड़ोसी के पास जो है ना, उससे कुछ कम है आपके पास, आपको कमी लगती है। उसके पास 4 व्हीलर कार है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो ये क्या है, आपको कमी महसूस हो रही है ना। ये सब चीजें क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल चीज है, इसी वजह से ये साइकोलॉजिकल डेफिनेशन में आता है। ठीक है, क्लियर है। अब आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स का मतलब क्या है, आपका मनी हो गया, है ना। रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, आपका मनी हो गया, है ना। जैसे रिसोर्स कहने का मतलब ऐसा समझो, रिसोर्स में क्या होता है, रिसोर्स को मोबिलाइज कराना, ट्रांसफर कराना, मतलब जैसे किसी जगह पे क्या है, किसी रिसोर्सेज की, कुछ रिसोर्सेज की एक्सेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसकी बहुत ज्यादा एक्सेस है। आप कंसेप्ट को समझो, मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को आपको समझा रही हूँ, एक्सेस है, और किसी दूसरी जगह उसकी कमी है, ठीक है, उसकी क्या है, कमी हो रही है। तो यहाँ की जो एक्सेस, यहाँ पे जो रिसोर्स ज्यादा है, उसको हमें क्या करना है, इसमें मोबिलाइज कराना है। ठीक है, जहाँ पे उस चीज की कमी है, समझ रहे हो, मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि किसी जगह पे कुछ रिसोर्सेज की एक्सेस है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उस चीज की कमी है, ठीक है, उस चीज की कमी है, वहां पे लैक है, तो वहां पे वो चीज रिसोर्सेज की कमी है। तो क्या करना है, जहाँ पे ज्यादा है हमें उन रिसोर्सेज को कम वाली जगह पे ट्रांसफर कराना है, मोबिलाइज कराना है ना। ये कहने का यहाँ पे मतलब है। क्लियर है बातें, दोनों कंसेप्ट क्लियर है। अगर डिटेल में देखना है तो आप लोग वीडियो में जाके देखो, ठीक है, वहां पे दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, हम रिसोर्सेज को, जहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और जहाँ पे कम है, ठीक है, उन रिसोर्सेज की जरूरत है, तो वहां पे उसको ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। उसी में ही एक थ्योरी का यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं बता दे रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। दूसरी थ्योरी यहाँ पे आती है न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। ठीक है, न्यू, लिख लो यहाँ पे, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। ठीक है, ये भी यहाँ पे है, आपके सिलेबस में दे रखा हो। न्यू सोशल मूवमेंट जो थ्योरी है वो फोकस किस पे करता है, फोकस करता है ह्यूमन राइट पे। ठीक है, फोकस ऑन ह्यूमन राइट, मैं सिर्फ की पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, इट फोकस ऑन ओनली ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट है, मटेरियल चीजों पे ये कंसर्न नहीं करता, रेदर देन ऑन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल जो चीजें हैं उन पे उनको ये नहीं, उस पे नहीं ध्यान देता है, ये ह्यूमन के राइट्स की बात करता है। क्लियर है। अब आते हैं नॉर्मेटिव, सॉरी, पॉलिटिकल प्रोसेस होती है। अब देखो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी में क्या होती है, कुछ प्रोसेस हो रही होती है, मतलब यहाँ पे होती है, जब पॉलिटिकल प्रोसेस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रोसेस होती हैं। ठीक है, मैं सिर्फ नाम यहाँ पे बता रही हूँ, डिटेल में आप लोग वहां पे देखना। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस होता है इंसर्जेंट कॉन्सेशनस। ठीक है, इंसर्जेंट कॉन्सेशनस मतलब विद्रोही चेतना। जैसे पॉलिटिकल प्रोसेस में होता नहीं है कि मतलब आप लोग कुछ अगेंस्ट में चले जाते हो, ठीक है, जो अपोजिशन वाली पार्टीज होती हैं। ठीक है, इंसर्जेंट कॉन्सेशनस। और आपका फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको मैंने कराया हुआ है आप लोग को। ठीक, फिर आता है आपका यहीं पे ही पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो भी आपका अभी है, ठीक है,
पॉलिटिकल पार्टी है उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, आपका पॉलिटिकल प्रोसेस में आता है, क्लियर है। फिर आता है नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी इज रिलेटेड टू योर कल्चर्स, ठीक है, योर कल्चर्स वैल्यूज, ठीक है, इससे रिलेटेड है। क्लियर है बातें, चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब आते हैं सेलेक्ट द करेक्ट 4th 8th 12th लिंक इन द 12 लिंक ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा फिलोसफी। मतलब हमें बताने हैं चौथा 8वां 12वां, ठीक है, चौथा 8वां 12वां जो 12 लिंक है, ठीक है, सफरिंग्स के, ठीक है, दुख का जो कारण है, बुद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में चौथी 8वीं और 12वीं कड़ी का चयन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 12 वो कौन से कारण है, ठीक है, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं सफरिंग की तो इन्होंने 4, ठीक है, 4 सफरिंग्स के बारे में बात की। सबसे पहले आता है यहाँ पे, मतलब जब ये सफरिंग्स की बात करते हैं बुद्धा में, तो वो सबसे पहले बोलते हैं देयर इज अ सफरिंग, ठीक है, देयर इज अ सफरिंग, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, देयर इज अ सफरिंग, ये पहला है। फिर होता है देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब कुछ सफरिंग, ये जो सफरिंग हो रही है इसके कुछ कारण है। फिर आता है थर्ड, ये आपको ये सीक्वेंस में पूछा जाता है आपसे, देयर इज अ सीजेशन, मतलब सीजेशन, हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, ये जो सफरिंग्स हो रही हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। फिर आता है फोर्थ, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 8 फोल्ड पार्ट है, 8 फोल्ड पाथ है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करने पड़ेगा। देयर इज अ वे, वे टू, कह सकते हो देयर इज अ वे, कैसे बोले इसको, देयर इज अ वे जिसपे हमें चलना पड़ेगा, ठीक है, देयर इज अ पाथ, ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, ये जो हमारी सफरिंग है ना वो खत्म होगी, ठीक है, ये 8 फोल्ड वो पाथ है जिससे हमारी सफरिंग खत्म होगी। सबसे पहले क्या है, देयर इज अ सफरिंग, दुख है, दुख का कारण है, दुख के जो कारण है उसको रोका जा सकता है। अब उसको रोका कैसे जा सकता है, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो कर करके, ठीक। अब ये जो 12 लिंक है, जैसे भाव चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाव चक्र बोलते हैं, चक्र में होता है, ठीक, वो कहाँ से आता है, वो किस, ये जो आपके सफरिंग्स दे रखे हैं उनमें किस में आता है, ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ है इनके, ठीक है, ये क्या है, 4 नोबल ट्रूथ है, ये आपके किस वाले में आता है, सेकंड वाले में आता है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, जिसमें कॉज ऑफ सफरिंग में इन्होंने 12 लिंक्स की बात की, मतलब 12 तरह की सफरिंग्स होती हैं, मतलब 12 तरह की सफरिंग का पूरा चक्र होता है, ठीक है। अब उसमें हमको बताना है कि कौन सा इसमें से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, ये हमें बताना, हाँ ये बताना ना, सेलेक्ट करना है, सॉरी, 4th 8th एंड 12th इनमें से कौन सा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो मैं 12 के नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये इरेजर क्यों नहीं आ रहा है, आ गया। इस सबको मैंने डिटेल में कराया भी हुआ है, ठीक है, यूनिट 1 वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट है, काफी सारे सेक्शंस को ये कवर करता है, ठीक है, और इसका मैंने पीडीएफ भी दे रखा हुआ है जो आपका सीओडी सेक्शन है, ठीक है। देखो फर्स्ट आता है आपका इग्नोरेंस, ठीक है, सब आता है इग्नोरेंस, ठीक है। अब इसके दो दो नाम है, ठीक है, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है, तो हिंदी वाला आप लोग वीडियो में जाके देखिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि इतनी स्पेस भी नहीं है, ठीक है, अगर मैं सारा लिखूंगी तो फिर टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है इग्नोरेंस, मैं नाम साथ में हिंदी का बोलते जा रही हूँ, अविद्या, किसे, इसे क्या बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है इम्प्रेशन ऑफ कार्मिक फोर्सेस, इम्प्रेशन ऑफ कार्मिक फोर्सेस, ठीक है, जिसको बोलते हैं संस्कार, क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। थर्ड आता है आपका इनिशियल कॉन्शियसनेस, मतलब विज्ञाना, इनिशियल कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, ये हिंदी में नाम लिख रही हूँ मैं, इसका नाम मतलब क्या होता है, विज्ञाना, ठीक है, इनिशियल कॉन्शियसनेस बोलते हैं इसे, ठीक है। फोर्थ आता है आपका साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म, क्या आता है आपका, साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाम रूपा, क्या बोलते हैं, नाम रूपा बोलते हैं। फिफ्थ आता है आपका सिक्स ऑर्गन्स, ठीक है, सिक्स आता है, सिक्स सेंसेस आता है, सिक्स सेंसेस आता है, ठीक है, सिक्स सेंसेस ऑर्गन्स, जो सिक्स सेंसेस हैं, ठीक है, वो आता है आपका, ठीक है, हाँ ठीक है, सिक्स सेंसेस ऑर्गन होंगे, है ना,
सिक्स सेंसेस ऑर्गन जिसमें माइंड, ठीक है, इंक्लूडिंग माइंड, यहाँ पे माइंड भी आता है, इंक्लूडिंग माइंड, यहाँ पे माइंड भी आता है, जिसे सद्यातना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सद्यातना बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में अगर लिखना चाहो तो नाम लिख भी सकते हो, सद्यातना। फिर आता है सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट जिसे बोलते हैं स्पर्श, क्या बोलते हैं, स्पर्श हिंदी में, ठीक। फिर आता है सेंस एक्सपीरियंस, सेंस एक्सपीरियंस कहने का मतलब क्या है, वेदना, ठीक है, सेंस एक्सपीरियंस कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, वेदना, ठीक है। एथ पे आ जाओ, एथ क्या है आपका, थर्स्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट, अब तृष्णा, अब क्या है, थर्स्ट है, यहीं से पता चल रहा है, थर्स्ट फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है, फॉर सेंस एंजॉयमेंट, ये क्या है आपका, तृष्णा, इसे क्या बोलते हैं, तृष्णा बोलते हैं, ठीक है। नाइन्थ वन इज, अब क्या करना है, क्लिंगिंग, अब हमें क्या करना है, क्लिंगिंग टू दिस एंजॉयमेंट, ठीक है, क्लिंगिंग, क्लिंगिंग टू दिस एंजॉयमेंट, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग उपादना, क्या बोलते हैं, उपादना। टेंथ पे आ जाओ, टेंथ क्या है, विल टू बी बोर्न, विल टू बी बोर्न, ठीक है, जिसे बोलते हैं भाव, क्या बोलते हैं, भाव, है ना। फिर आ जाओ इलेवेंथ, इलेवेंथ में क्या होता है, रीबर्थ होता है, रीबर्थ में क्या होता है, जति, जाति, ठीक है। ट्वेल्थ होता है आपका ओल्ड एज, ओल्ड एज कहने का मतलब क्या है आपका, मरण, मतलब डेथ, ठीक है, जरन मरण, हाँ जरन मरण, ठीक है, जरन मरण, ठीक है। ये 12 चक्रास हैं आपके, ये क्या है, 12 चक्रास हैं आपके, ठीक है। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है इनके नाम नहीं याद होने चाहिए, ठीक है, नाम याद होने चाहिए। उसके अलावा ये कैसे सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में आपको याद रखना, हिंदी देखो फिलोसफी में हिंदी इंग्लिश दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, खाली इंग्लिश पढ़ लोगे तो भी काम नहीं चलेगा, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे, खाली हिंदी पढ़ोगे तो इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसी वजह से दोनों नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा, फोर्थ, फोर्थ, एथ किधर है, एथ, और क्या पूछा है, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ क्या है, जरन मरण, ठीक है। ट्वेल्थ क्या है हमारा, ओल्ड एज है, ट्वेल्थ एज क्या है, ओल्ड एज है, जिसे ये देखो दूसरे नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, सफरिंग्स है, ठीक है, ये जरन मरण क्या है, सफरिंग्स है, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा पूछा, एथ, एथ कहाँ है, थर्स्ट है, मतलब थर्स्ट कहने का मतलब क्या है, क्रेविंग है, थर्स्ट कहने का मतलब क्या है, आपको क्रेविंग हो रही है, ठीक है। और उसके बाद आता है फोर्थ साइकोफिजिकल, है ना, जब साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं नाम रूप में तो वो होता है हमारा माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये है स्पाइनोजा। आपने अगर हम सिलेबस को, सॉरी वो जब मैंने करा रही थी इसको, क्या बोलते हैं इसको, जब मैं यूनिट 1 को करा रही थी तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये चीज, डेफिनेशन तो इसका नहीं पढ़ा था, है ना, डेफिनेशन तो नहीं पढ़ा था इसका, लेकिन हम लोगों ने स्पाइनोजा का देखा था कि आइडियलिज्म में किन किन का थिंकर्स का नाम आता है, जहाँ पे स्पाइनोजा का नाम भी आया हुआ था, ठीक। इन्होंने पूछा जा रहा है, स्पाइनोजा इज आइडेंटिफाइड विद द आइडियलिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है, स्पाइनोजा को आइडियलिस्ट ट्रेडिशन में आइडेंटिफाई किया जाता है, के रूप में उसकी पहचान की जाती है, क्योंकि क्यों, क्यों, अब इसका ये जो है कंसेप्ट, ये लिख लो, इनका ये मानना था कि गॉड ने, मतलब कुछ भी गॉड ने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है, स्पाइना मतलब स्पाइनोजा ये बोलते थे कि गॉड ने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, नथिंग इज क्रिएटेड बाय द गॉड, बट हर चीज में गॉड एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने बोला नथिंग इज क्रिएटेड बाय द गॉड, बट गॉड मस्ट एग्जिस्ट ऑफ, मतलब जो गॉड है वो हर चीज में एग्जिस्ट जरूर करता था, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस होती थी, ठीक है, ठीक है, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बोली थी, ठीक है। ही इंसिस्टेड दैट देयर इज अ अनचेंजिंग एंड अबाइडिंग एग्जिस्टेंस अंडरगिर्डिंग ऑल थिंग्स, वन ऑफ द चीफ एट्रीब्यूटर विच इज थॉट। ये चीज आपको अपनी कॉपी में एड ऑन करनी है, ठीक है, ये एड ऑन करना है कि हाँ ये अलग सा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स रैशनल चॉइस थ्योरी, जो रैशनल चॉइस थ्योरी है, ठीक है, ये आता है आपका यूनिट 2 से, ठीक है। ये भी जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है, ये स्पाइनोजा वाला, ये भी आपका यूनिट 1 का था, ठीक है, यूनिट 1 का था, ठीक है। अब आते हैं अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, ये यूनिट 2 का है, रैशनल चॉइस थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेनिंग सोशल फिनोमेना एज एन आउटकम
ठीक है, जो रैशनल चॉइस थ्योरी है इसके बारे में हमें यहाँ पे बात की जा रही है। एज एन आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल एक्शन, जो रैशनल चॉइस थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, जो सोशल फिनोमेना का मतलब इंडिविजुअल का जो एक्शंस है, ठीक है, उसके जो आउटकम है एज उसको सोशल फिनोमेना में एक्सप्लेन करती है। इन सम वे ही बी कंस्ट्रक्टेड रैशनल, इस ये जो कॉन्टेक्स्ट है रैशनल चॉइस थ्योरी का, मैं बता रही हूँ रैशनल चॉइस थ्योरी है क्या, जिस इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की एलिमेंट, मतलब कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस हैं, बिलीफ ऑफ द सोसाइटी है, इंडिविजुअल की कॉन्स्टेंट्स हैं, या फिर इंडिविजुअल की बिलीफ है। जब हम बात करते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी की, रैशनल चॉइस थ्योरी में क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रैशनल कैलकुलेशन करते हैं। इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, रैशनल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, रैशनल कैलकुलेशन करते हैं, मतलब किसी चॉइस को मेक करने के लिए, ठीक है, किसी चॉइस को मेक करने के लिए वो क्या करते हैं, रैशनली, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं उसके आउटकम्स को, ठीक है, जहां पे उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे इंडिविजुअल्स आते हैं, इंडिविजुअल क्या करते हैं, पर्पसफुली, ठीक है, रैशनली कैलकुलेट करते हैं उन चॉइसेस को, ठीक है, जो भी चॉइसेस हैं उनके सामने, उनको क्या करते हैं, रैशनली कैलकुलेट करते हैं, रैशनल डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, रैशनली कैलकुलेट करते हैं कि और जिसमें वो क्या करते हैं, जो भी आउटकम्स हैं, ठीक है, जो भी डिसीजंस हैं वो कैसे लेते हैं, रैशनली लेते हैं, जिसमें उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जिसके लिए रैशनली कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सोसाइटी को भी बेनिफिट करते हैं, है ना, वो सोसाइटी को भी बेनिफिट करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आता है इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस आता है, इंडिविजुअल का ही कांस्टेंट होता है, मतलब उनकी खुद की सीमाएं भी होती हैं यहाँ पे, ठीक है, इंडिविजुअल्स के बिलीफ होते हैं, और कौन सा नहीं होता है, बिलीफ ऑफ द सोसाइटी, ये इसका एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा क्या है, जो थ्योरी है ये बताती है, यहाँ पे इंडिविजुअल यूज करते हैं रैशनल कैलकुलेशन टू रैशनल चॉइसेस एंड अचीव्ड आउटकम दैट आर अलाइंड विद देयर ओन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी वो फुलफिल करता है, और कहीं ना कहीं सोसाइटी को बेनिफिट भी करता है, ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, बिफोर स्टार्टिंग अ स्कूल फॉर स्लम डेवलप क्या डेवलपर्स, ठीक है, द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट, ठीक है, हमें क्या करना है, जो बस्ती के लोग हैं, स्लम्स के बच्चे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्कूल खोलना, मतलब स्कूल ओपन करने के लिए रखा है, ठीक है, मतलब उन्हें क्या करना है, वो स्लम डेवलपर्स के लिए स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, ठीक है, स्कूल खोलने से पहले वो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, फिर या फिर जीरो कॉस्ट एनालिसिस करेंगे, या फिर बजट एनालिसिस करेंगे, क्या चीज करेंगे, ठीक, उन्हें क्या करना है, स्लम डेवलपर्स के लिए स्कूल ओपन करना है गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस या फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक। अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो आंसर यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होगा, लेकिन बेसिक डिफरेंस की बात करें, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, ये कहाँ से कैसे होता है, मॉनेटरी टर्म्स में होता है, ठीक है, मतलब मनी टर्म्स में होता है। ये कैसा होता है, यहाँ पे ये मनी टर्म्स में नहीं होता है, यहाँ पे हम आउटकम्स की इफेक्टिवनेस को देखते हैं, जो आउटकम्स हैं उसकी यहाँ पे हम इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, कितना ज्यादा वो इफेक्टिव होगा हमारे, यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म विजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा लॉन्ग टर्म विजन होता है कि आगे चल के हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, ठीक है, ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ठीक है, क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, जहां पे हम आउटकम की इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर हमने इस वाले प्रोजेक्ट में इतना पैसा अपना लगाया है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में हम क्या करते हैं, टोटल जो कॉस्ट आई है उसको लेते हैं, ठीक है, कभी भी अगर सीबी हमें कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ ऑल कॉस्ट टू ऑल बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम, ऑल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, मतलब सभी कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। उसी जगह जब हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इफेक्ट, ठीक है, जस्ट कॉस्ट पर
यूनिट ऑफ इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जो आउटकम्स है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट में हम क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हुआ है प्रोग्राम में, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट बेनिफिट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे इफेक्टिव एनालिसिस कराएगी इसका आगे चल करके क्या इस जो ये जब अगर हम स्कूल ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिलेगी आगे चल करके। ठीक है, वो मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट मॉनिटरी कॉस्ट फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन। दो तरीके की कॉस्ट होती है आपकी, एक होती है डायरेक्ट, ठीक है, एक होती है नॉन डायरेक्ट। ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट बोल दो इसे, क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट वो जहां से सामने से हमारे हाथ से पैसा निकल जाता है, इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्टली पैसा जा रहा है लेकिन हमें पता नहीं है जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपके हाथ से पैसा जा रहा है और यहाँ पे इनडायरेक्टली आपके हाथ से पैसा जा रहा है। ठीक है, ट्यूशन फी डायरेक्टली जा रहा है ना, बुक परचेज किया डायरेक्टली पैसा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट डायरेक्टली आपके हाथ से जा रहा है। लेकिन जो फॉरगोन अपॉर्चुनिटी है ये तो डायरेक्टली नहीं है, ये तो इनडायरेक्टली जा रहा है। फॉरगोन अपॉर्चुनिटी मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली जिसका अच्छा बेनिफिट आपको हो सकता था लेकिन वो आपके हाथ से छूट गई। ठीक है, तो ये क्या मतलब आपने उसे छोड़ दिया, तो ये इनडायरेक्ट में जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, इनडायरेक्ट में जाएगा, मतलब छोड़ दिए गए वो अवसर। ठीक है, वो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है, वो क्या है, फॉरगोन अपॉर्चुनिटी में आ जाती है। ठीक है, तो दो तरीके की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, हमें पता है हमारे हाथ से पैसा जा रहा है, ट्यूशन फी आप दे रहे हो, बुक परचेज कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हो गया। ठीक है, फिर आते हैं विजन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, अब ये जो विजन है जिसमें टर्म ऑफ रेफरेंस, ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंसेस है। ठीक है, इसको मैं अब यहाँ पे लिख के तो नहीं बताऊंगी। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, ये जो है आपका, जब हम बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन को, ये कब आया था आपका, 2005 में आया था। ठीक है, कब आया था, 2005 में आया था नेशनल नॉलेज कमीशन, जैसे एनकेसी बोलते हैं। ठीक, इसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने पीडीएफ दे रखा हुआ है टेलीग्राम पे, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, याद रहेगा। और उसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन का क्या विजन था, क्या विजन था नेशनल नॉलेज कमीशन का। सबसे पहले तो मैं छोटा सा की पॉइंट लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक, की पॉइंट क्या मतलब जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं तो उसका स्टार्टिंग का पॉइंट लिख रही हूँ जिससे मुझे भी याद है। ठीक है, सबसे पहले था बिल्ड एक्सलेंस। ठीक है, एक्सलेंस को हमें बिल्ड करना है। ठीक है, मैं पहले लिख दूँ फिर बाद में समझाती हूँ, बिल्ड एक्सलेंस। फिर था आपका हमें क्या करना है, प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ऐसे आप भी याद कर सकते हो इसको। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, मैनेजमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट लेके आना है। उसके बाद हमें नॉलेज का एप्लीकेशन करना है। ठीक है, नॉलेज का एप्लीकेशन करना है। ऐसे करोगे तो आपको याद हो जाएगी, पूरी लाइन याद करने बैठोगे तो याद नहीं रह जाएगा। एप्लीकेशन कहाँ पे करोगे आप इसका, जब इसका एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में करोगे। ठीक है, फिर आता है हमें क्या करना है, जो नॉलेज का यूज करना है। ठीक है, नॉलेज का यूज करना है गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने में। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आता है नॉलेज का हमें क्या करना है, यूज करना है गवर्नमेंट को से रिलेटेड जो भी चीजें उसको इफेक्टिव बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज ऑफ नॉलेज, यूज ऑफ नॉलेज, यूज ऑफ नॉलेज, कैपेबिलिटीज इन मेकिंग गवर्नमेंट इफेक्टिव। ठीक है, ऐसे करके आपको भी याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, बिल्ड एक्सीलेंस। हमें क्या करना है, एजुकेशन सिस्टम में एक्सीलेंस को बिल्ड करना है जिससे कि हमारा जो 21st सेंचुरी है उसके साथ हम लोग मीट कर पाए। ठीक है, उसके बाद आता है हमें नॉलेज को क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी नॉलेज की क्रिएशन को प्रमोट कराना है, इम्प्रूवमेंट लेके आना है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में, नॉलेज का एप्लीकेशन करना है, उसको हमें बढ़ावा देना है और यूज करना है नॉलेज कैपेबिलिटीज को गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो
एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ, इसकी तो बात नहीं की गई, ठीक है। डेवलप करना कॉमन स्कूल सिस्टम, ये भी बात नहीं की गई। डेवलप सेल्फ रिलायंस नहीं, हमें क्या करना है, वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनानी है। कैसी सोसाइटी बनानी है, वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनानी है। जितने भी टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, आपके टिप पे होने चाहिए वो एकदम से। इम्पेरिकल मीन्स की बात करते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इम्पेरिकल क्या है, कोई रिसर्च क्वेश्चन तो हो नहीं सकता आपका, ना ही हाइपोथेसिस होती है, ना ही आपको वेरिएबल्स होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, ये किस पे बेस्ड होता है, डेटा पे, जिसे वेरीफाई कराते हैं, जिसे मैनिपुलेट कराते हैं, है ना, इस वजह से, जिसे हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये इम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, बेस्ड होता है डेटा पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अर्ली चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंसेस हैं आर क्रिटिकली, याद होना चाहिए ये। जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। स्पेशली इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। जो ये जो थॉट है, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो कैसा होता है, क्रिटिकल होता है उसके बच्चे की इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो ये जो थॉट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, आपकी कार्ल रोजर से, एडवर्ड गॉर्डन से नहीं, सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है उससे ये इन्फ्लुएंस्ड है, जहां पे इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, किसने थ्योरी दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट की, किसने दिया था, जीन इरिक्सन ने दिया था, सॉरी इरिक इरिक्सन ने, जीन नहीं दिया था, इरिक इरिक्सन ने दिया था। उन्होंने 8 तरह की स्टेजेस की बात की थी, अभी मैं वो लिख के बता रही हूँ आपको, ठीक है। इरिक इरिक्सन ने दिया था साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, किसने दिया था, इरिक इरिक्सन ने दिया था। अच्छा एक चीज यहाँ पे और लिख लो, इधर आ जाओ, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे ये जो पेंटागन है, ठीक है, एनकेसी में पेंटागन होता है, ठीक है, उसको भी आपको याद होना चाहिए। अब वो पेंटागन के नाम क्या है, एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये आपको पेंटागन के नाम ये एनकेसी के याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव है बेसिकली इसके एनकेसी के, ठीक है। इधर आ जाओ नीचे, हाँ इरिक इरिक्सन में आ जाते हैं, ठीक है। जब इरिक इरिक्सन में आते हैं तो इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी, कितनी स्टेजेस थी इनकी, 8 स्टेजेस थी इरिक इरिक्सन की, जस्ट अ सेकेंड, कितनी स्टेजेस थी, 8 स्टेजेस थी, जिसमें पहली स्टेज क्या थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस जो मिसट्रस्ट था, ये ये जो एज थी, ठीक है, ये इन्फेंसी से, मतलब बर्थ से 18 महीने तक, ठीक है, मतलब इन्फेंसी बोल सकते हो, या फिर बर्थ से 18 महीने तक, ठीक है। ऐसे इसका एज जो है वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि एज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। फिर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इससे पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, वर्सेस शेम, ठीक है। एक बार एज जो है वो देख लेना यहाँ पे, ठीक है। इसे जो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉडलर ईयर बोलते हैं, ठीक है। कौन सा ईयर बोलते हैं इसे, टॉडलर। मैं जो की पॉइंट से खाली वही बता रही हूँ, एज वाला एग्जैक्टली मुझे दिमाग में नहीं है, टॉडलर ईयर बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका तीसरा, जिसमें आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब ये प्री स्कूल्स में होता है, कहाँ पे होता है, प्री स्कूल्स में होता है, ठीक है, प्री स्कूल्स में होता है। फिर आ जाओ फोर्थ में, फोर्थ में क्या है, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियरिटी, इंफेरियरिटी, ठीक है, इंफेरियरिटी, इंफेरियरिटी ये कब होता है आपका, जब वो मिडिल स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, ये कब होता है, जब वो लोग मिडिल स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है तो ऐसे मैं आपको बता भी रही हूँ, ठीक है। फिर आता है आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, ठीक है, वर्सेस कंफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे वो, जब उनको खुद की आइडेंटिटी के लिए कंफ्यूजन होने लगेगा तो वो लगभग 18 साल के हो जाते हैं, लगभग 18 साल के हो जाते हैं, यहाँ पे एज देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आता है इंटीमेसी, ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। अब ये 18 साल से थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं, ठीक है, आइसोलेशन, तभी वो आइसोलेट होते हैं, ठीक है। फिर आता है 7th स्टेज में जेनरिटी, जेनरिटी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे आपके 30-35 साल के आसपास के लोग आएंगे, जेनरिटी वर्सेस स्टैग्नेशन, अब वो
ये आ जाता है स्टेज, ठीक है। आई थिंक 35 से 40 ऐसे अराउंड ये स्टेज होगी। फिर 8वीं स्टेज आती है, अब ये डेथ तक जाती है, ठीक है। इंटीग्रिटी इन्फेंसी से स्टार्ट हुआ था और डेथ तक जाती है, ठीक है। वर्सेस डिसअपेयर, ठीक है, ये डेथ तक जाती है, शायद ये 65 प्लस या 65 से डेथ ऐसे करके डेट है, ठीक है, मतलब ईयर है इनका, ठीक है। तो ये 8 स्टेजेस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 8 स्टेजेस हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ों आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, की पॉइंट यहीं पे ही है, देखो क्वेश्चंस में ही की पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फॉर मास्टरी गोल ओरिएंटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड यूज्ड अंडर अवॉइडेंस फोकस, ठीक है। मतलब मास्टरी गोल ओरिएंटेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे अवॉइडेंस फोकस के तहत एक प्रयुक्त मानक माना जाएगा? सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कंपटीशन को विन करना, या फिर स्लो वेस्ट। यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर यहीं से दिख रहा, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, तो परफेक्शनिस्ट डू नॉट मेक, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्या है, एक ये इनका स्टैंडर्ड माना जाएगा, ठीक है, कि परफेक्शनिस्ट जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो मिस्टेक्स नहीं करते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि उनको इतना ही सही, इस स्टैंडर्ड तक सही करके देना ही देना है, ठीक है। फिर आ जाओ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। मैंने कई बार जब भी मैंने अपने नोट्स कराए हैं वहाँ पे एक चीज़ बार बार बोली है, डाइट है, SCRT है, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट किसने किया है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता बताने की इसको और डिटेल में ज़रूरत है, ठीक है। जब और इसके मैंने PDF दे रखे हुए हैं, एक बार आप लोग रीड भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है उसे एग्रीडेट कौन करता है? नैक ही करता है, मुझे नहीं लगता इसमें बताने की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। अब होमवर्क क्या है, नैक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी इजी, नैक का भी मैंने दिया हुआ है, हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। क्या बोल रही थी मैं यहाँ पे, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एग्रीडेट कौन करता है? नैक करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब याद रखना, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, इसका मैं एक सेपरेट क्लास अभी इसी वीक में लूंगी, जहाँ पे NEP का पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग वहाँ पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि NEP से आपके 21, 22 अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ है, सब बहुत सारे सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके NEP के, ठीक है। तो इसलिए NEP को आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट में आप जब देखेंगे वहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्कूल टीचर। जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है स्कूल टीचर्स का, उनके लिए कौन सा इसमें से सही है? मतलब डायरेक्टली लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज लिखा है, एवरी स्कूल टीचर रिक्वायर्स मिनिमम 50 ईयर्स, मतलब 50 मतलब एक साल में उन्हें 50 आवर्स का, कम से कम 50 आवर्स का उनका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का उन्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक साल में 50 आवर्स का के लिए वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मैं अपकमिंग डेज में किसी एक दिन जैसे भी होता है प्लान करूंगी, जिसमें आप लोग को NEP 2020 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं पूरा डॉक्यूमेंट ही आपको समझा दूंगी की पॉइंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। आज ही मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है, आज ही मैंने पढ़ाया कि मैंने रिवीजन सीरीज में कराया है, ये आपको यूनिट 7 का है, ठीक है। जहाँ पे राइटिंग जर्नल्स, रीडिंग बुक्स, हमेशा ध्यान रखना बुक को रीड करना कभी भी रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर नहीं आता है, ठीक है, कभी नहीं आता बुक को रीड करना, ठीक है। आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्लास को, वो हो सकता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग्स में, डेटा को गैदर कर रहे हो, जर्नल्स लिख रहे हो, तो ये सब आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर ऑफ फेमस फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, याद रखना, अपनी कॉपी में नोट्स में ऐड कर लेना। विलियम किर्कपैट्रिक, ठीक है, विलियम किर्कपैट्रिक ने दिए थे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये याद फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। कौन कौन से करिकुलम डिजाइन के सोर्सेज नहीं होते हैं? सबसे पहले आ जाओ साइंस,
ठीक है। कभी भी आप करिकुलम को डिजाइन करने जाते हो तो आपको जो साइंस है वो तो रहना ही रहना है, क्योंकि साइंस क्या है, टीचिंग है, ठीक है। तो उसके बाद आपका सोसाइटी को ध्यान में रख के भी आप करिकुलम को डिजाइन करोगे। उसके अलावा नॉलेज तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ही है आपका करिकुलम को डिजाइन करने के लिए। कभी भी इकोनॉमी एक सोर्स की तरह यहाँ पे काम नहीं करती है जब करिकुलम को आप लोग डिजाइन करते हो, है ना। ये यूनिट 5 का डी सेक्शन का है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम डेवलपर्स फोकस्ड अपॉन। जो टेक्निकल साइंटिफिक जो है, क्या बोलते हैं उसको, जो टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम है, जब हम करिकुलम अप्रोच में बात करते हैं, ठीक है, तो दो तरीके की अप्रोच होती है। एक होती है टेक्निकल, एक होती है नॉन टेक्निकल, ठीक है। नॉन टेक्निकल, जब हम बात करते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल, टेक्निकल अप्रोच कैसी होती है, साइंटिफिक होती है, ठीक है। ये भी मैंने कराया हुआ है, ये आपकी रिवीजन सीरीज में मिलेगा आपको, ठीक है। और नॉन टेक्निकल कैसी होती है, नॉन साइंटिफिक होती है, ठीक है, नॉन साइंटिफिक होती है। जब हम टेक्निकल अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर रूल्स होते हैं, हायरकी होती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चलते हैं, हर प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। और ये किस पे फोकस करता है, इसका ये जो इसके जो प्रोपोनेंट है वो कौन है, राल्फ टाइलर है, ठीक है। राल्फ टाइलर इसके प्रोपोनेंट है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसीजर्स पे काम करते हैं। साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे लॉजिकल स्टेप्स आते हैं, ठीक है। लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म कराते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेल डिफाइंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसका जस्ट अपोजिट आपका नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होती है, कोई भी चीजें सिस्टमेटिकली नहीं होती हैं, प्री डिटरमाइंड कोई गोल नहीं होते हैं, ठीक है, जब नॉन टेक्निकल में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, नॉन साइंटिफिक वाले में। क्लियर है। तो इसमें क्या बोला है, कहाँ गया, नॉन टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम डेवलपर फोकस किस पे करते हैं, सब्जेक्टिव पे, पर्सनल पे, यूनिवर्सल पे या फिर एस्थेटिक पे। किस पे फोकस करेंगे, यूनिवर्सल पे करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब ये क्या समझ सकते हो यूनिवर्सल से यहाँ पे, कि वो क्या कर सकते हैं, सार्वभौमिक मतलब सभी को, मतलब एक पूरा एक अप्रोच, पूरा एक सिस्टमेटिकली काम करते हैं। हर स्टेप को मतलब एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं, लॉजिकल वे में परफॉर्म करते हैं, और पहले से डिटरमाइंड होते हैं, पहले से प्लान होती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय द टाइलर। जब टाइलर का जब पढ़ोगे करिकुलम में तो वहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए थे, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बोला था, मतलब सबसे पहले तो उन्होंने बोला था ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने के लिए, फिर ऑब्जेक्टिव्स के बाद आइडेंटिफाई करना जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उस पर्पज से रिलेटेड, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको क्या करना, ऑर्गेनाइज कराना उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, फिर उसको इवेलुएट कराना। 4 टाइप्स दिए थे, लेकिन इन्होंने टीचर के पर्पस के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, टीचर के पर्पस के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट आ जाओ, when between the groups variance, ठीक है, is substantially greater than the within group variance। ये क्वेश्चन आपको between और within से ही समझ जाना चाहिए, एनोवा का है। अभी हम लोग रिसर्च का जो सी सेक्शन कर रहे हैं ना, उसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनोवा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या बताता है, ठीक है, मतलब बिटवीन द ग्रुप वेरिएंस एंड इज सब्सटेंशियली जो है वो ग्रेटर है विद इन ग्रुप वेरिएंस है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या चीज बताता है, सैम्पलिंग एरर है, मेजरमेंट एरर है, कांस्टेंट एरर है या फिर चांस एरर है, ठीक है। ऐसे समझो, इसको कैसे, जब हेट्रोजीनियस ग्रुप से, है ना, जस्ट जैसे कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, कोई पॉपुलेशन है आपका, ठीक है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, यहाँ से जब कोई आप डेटा निकालते हो, ठीक है, ठीक, नहीं नहीं ऐसे नहीं, रुको, इस टेस्ट से बताती हूँ, जस्ट सेकेंड। मान लो आपने आईक्यू का टेस्ट लिया, ठीक है, आईक्यू का, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे यही दिक्कत होती है, बार बार इस तरह करना पड़ता है। आईक्यू का टेस्ट लिया, उसके लिए आपने टाइम अलॉट किया, 2 ग्रुप लिए, ठीक है, 2 ग्रुप नहीं, यहाँ पे एनोवा में 3 ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ये लिया, ग्रुप ये लिया, ग्रुप ये लिया, आईक्यू का टेस्ट लिया, ठीक है। आईक्यू के टेस्ट के लिए क्या हुआ, आपने 20 मिनट्स अलॉट किए, तो पहले ग्रुप ने क्या किया, इसको 30 मिनट्स में काम परफॉर्म किया। फिर दूसरे ग्रुप ने क्या किया, आपने हेट्रोजीनियस ग्रुप लिया है, ठीक है, दूसरे ग्रुप ने क्या किया, यहाँ पे इसको 20 मिनट्स में परफॉर्म कर दिया। फिर तीसरे ग्रुप ने क्या किया, इसको 25 में कर दिया। तो ये क्या है, ये एक क्या है,
यही आपका क्या है, आपका डिफरेंस। तो ये क्या है, आपका सैम्पलिंग एरर है। पहले वाले में क्या है, हो सकता हो आपको ने दिया कितना था, 20 दिया था, उसने परफॉर्म करके कब दिया, आपको 30 मिनट्स में दिया। तो ये क्या हो सकता है, सैम्पलिंग में आपके एरर हो सकती है। 20 आउट ऑफ 20 का मतलब 20 मिनट दिए, 20 में कर लिया, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। 25 यहाँ पे क्या हुआ, हो सकता हो जो सैम्पलिंग पॉपुलेशन, सब आपने जो सैम्पलिंग निकाली है उसमें हो सकता है सही से सिलेक्शन ना किया हो, है ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, सैम्पलिंग एरर आएगा। ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। कई तरीके के रिसर्च डिजाइन हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, डिटेल में पढ़े हुए हैं। जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं तो दो वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक होता है ट्रीटमेंट वेरिएबल, एक होता है आपका कंट्रोल वेरिएबल। हमेशा हमारी कोशिश रहती है जो एरर हो उसको हमें कम करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है, और एरर को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, पढ़ा हुआ है हम लोग ने, सॉरी। ठीक है, ट्रीटमेंट हमें देख करके क्या करना है, एरर को कम कराना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमें एरर मिनिमाइज कराना है, तो मैक्सिमाइज करना है ट्रीटमेंट को, मिनिमाइज करना है एरर को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इन अ गिवन स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ये हम लोग कल पढ़ेंगे रिसर्च के ही। ठीक है, रिसर्च का जो सी सेक्शन है, मैंने आज जो एक वीडियो अपलोड किया है, उसके बाद कल जो वीडियो होगी हमारी, जब हम लोगों ने वहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे। हम लोग ने आज सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है, दूसरा हमारा क्या होगा, जो डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, डिस्पर्जन में ही आपका ये वेरियंस आता है। ठीक है, वेरियंस आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ठीक है, वहाँ पे ही हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। हमें ये कुछ डेटा दे रखे हुए हैं, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। मतलब स्क्वायर डेविएशन का मतलब ही क्या होता है, मीन से कितना ज्यादा दूर है, मीन से कितना ज्यादा दूर है। तो एक्स क्या है, हमारी ये रॉ वैल्यू है, इसके बाद मीन। ठीक है, सम ऑफ, और इसको हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, स्क्वायर, हमें ये चीज यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो ये अपने में लिख लेना। ये कंसेप्ट अगर किसी को नहीं क्लियर है तो कल मैं भी कराऊंगी इसको, वहां पे अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये एक्स क्या है, आपका रॉ स्कोर है जो यहाँ पे गिवन है, एम क्या है, मीन है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और सम निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ, इसलिए हमने यहाँ पे समेशन लगाया है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे मीन लिख लो, एक्स की वैल्यू 12 हो गई, 14 हो गई, ये 16 हो गया, ये 18 हो गया, है ना, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें मीन निकालना है। मीन मैंने आज ही निकालना बताया, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगी। ठीक है, मीन जब निकालोगे कितना हो जाएगा, अच्छे 14, 18, 20, 20 2, 20 2 3, कितना आ जाएगा, 20 2 कैरी, 2 3 4 5 6, 2 8। ठीक है, 8 आ गया, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। ठीक है, 5 1 5, 5 1 5। ठीक है, 5 6 13, तो कितना आया, मीन 16 आया। ये 16, ये 16, ये 16, ये 16, ये 16। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, कितना ज्यादा ये डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 0 आएगा। ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, है ना। फिर ये 4 आ जाएगा, 0, ये 4, ये 16। ठीक है, क्लियर है चीजें। ठीक, अब इसका सिर्फ क्या, ये स्क्वायर कर दिया ना, बस इसी को आपको क्या कर देना है, इसको टोटल कर देना है। इसको टोटल कर दोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 16, ये 32 हो गया, और 32 और 8 कितना होता है आपका, 40 होता है। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। ध्यान देना, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट में, वो क्या हो सकती है, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम +1 और -1 में ले लें। यहाँ पे हमें रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने आज भी सी सेक्शन स्टार्ट किया, वहीं पे देखो मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है, रिलेटिव पोजीशंस में, और कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला भी, कोरिलेशन वाला भी किया है, मेजर ऑफ रिलेशनशिप्स में आता है। ठीक है, मेजर ऑफ रिलेशनशिप में हम कोरिलेशन को पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा +1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ।
फिर आता है अ टीचर इज अटेम्प्टिंग टू हेल्प स्टूडेंट क्वेश्चंस एंड, आज ही करवाया मैंने ये, ठीक है, यूनिट 7। अ टीचर इज अटेम्प्टिंग टू हेल्प स्टूडेंट क्वेश्चंस एंड चैलेंजिंग डोमिनेशन, ये की पॉइंट है, बिलीफ practices that dominate them, जो उनको क्या कर रही है, डोमिनेट कर रहे हैं, इस तरह से वो क्या करना चाह रही हैं, ठीक है। इन दिस वे टीचर इज ट्राइंग टू कनेक्ट नॉलेज टू पावर एंड द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एक्शन, ठीक है, ये कौन सी अप्रोच है, की पॉइंट ही दिख रहा है, डोमिनेशन, बिलीफ, प्रैक्टिसेस, है ना, ये किसमें आता है, आपका क्रिटिकल पेडागोजी में आता है। मैंने डायलॉजिक मेथड भी बता दिया, पेडागोजिकल एनालिसिस भी आपको बता दिया और पेडागोजी भी बता दिया है, ठीक है, आज ही की वीडियो में बताया, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कोड डिस्क्राइब द डायरेक्शंस, कमांड और ऑर्डर्स इन टू विच अ पीपल इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई एज फ्लेंडर इंटरेक्शन कैटेगरी। अभी मैंने बात की थी आज, जब मैं करा रही थी तभी मैंने बताया था फ्लेंडर्स का जो इंटरेक्शन है ये एक फीडबैक डिवाइसेस है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, ठीक है, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक, और लास्ट आता है साइलेंट, ठीक है, साइलेंट आता है। जब टीचर टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे दो कैटेगरीज आती हैं, एक आता है इनडायरेक्ट, ठीक है, एक आता है आपका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, एक आता है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये इनडायरेक्ट में क्या आती है, 4 कैटेगरीज आती है, कितनी कैटेगरीज आती हैं आपकी, 4 आती है, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे जब आओगे इस वाले में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती हैं, 4 5 6 7 आती है, और 8 9 आपकी यहाँ पे आती है। 8 9 कहाँ पे आती है आपकी, इस जगह पे आती है, कि ये 8 है, ये 9 है, और 10 कैटेगरी यहाँ पे आती है। मैं सबके नाम बोल दे रही हूँ। जब यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, ठीक है, पहले कैटेगरी 1 में, तो यहाँ पे क्या आते हैं, आइडियाज आते हैं, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी 2 में क्या आते हैं, इंकरेज करना, ठीक है, प्रेज करना। कैटेगरी 3 में क्या आता है, अब उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करना। 5th में क्या आता है, कन्फॉर्मिटी करना, मतलब कन्फॉर्मिटी कहने का मतलब क्या है, आप उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे, ठीक, ये 4th हो गया। 5th में, फिर 5th कैटेगरी में क्या आता है, आप लेक्चर करना स्टार्ट करोगे, लेक्चरिंग करने के बाद आप डायरेक्शन दोगे 6 में। 7th में क्या करोगे, उनको क्रिटिसाइज करोगे, ठीक। फिर आता है ये 8th और 9th, ठीक है। 8th और 9th में क्या होता है, जब 8th और 9th में आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट टॉक रिस्पॉन्स, पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं पहले, फिर आते हैं 9th में स्टूडेंट यहाँ पे इनिशिएट करते हैं, 10th में क्या होता है, साइलेंस हो जाता है, ठीक। तो कैटेगरी पूछी कौन सी है आपकी, डायरेक्शन, ठीक है, कहाँ पे आप डायरेक्शन दे रहे हो, ठीक है, गिविंग डायरेक्शन किस में आता है, 6 में आता है ना, डायरेक्शन दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, या फिर ऑर्डर दे रहे हो, तो कौन सी कैटेगरी में दे रहे हो, डायरेक्शन, कमांड और ऑर्डर 6 कैटेगरी में दे रहे हो, ठीक है। इसको हम लोग रिवीजन सीरीज में फिर से करेंगे, अभी कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। इफ अ टीचर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ अ टीचर स्कोर टू करेक्ट रिस्पॉन्सेज इन अ क्लास टेस्ट, ठीक है, ये भी कल करेंगे हम लोग, ठीक है, ये भी यूनिट 7 का है। टीचर गिव्स स्कोर टू करेक्ट रिस्पॉन्स इन अ क्लास टेस्ट इन लिस्ट टोटल मार्क्स ऑफ ईच लर्नर। अब वो क्या कर रही है, उसने करेक्ट मतलब क्लास टेस्ट लिया और सभी के लिए करेक्ट मार्क्स दिया, उसके बाद सभी के मार्क्स को, ठीक है, सभी के मार्क्स को क्या कर रही है, लिस्टिंग कर रही है कि इसको इतने नंबर मिले, इसको इतने नंबर मिले, ऐसे करके। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव है ना। तो ओवर अगर क्वांटिटेटिव में देखें, जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, कंफ्यूजन दो चीजों में होगा यहाँ पे, असेसमेंट की बात करते हैं तो ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो खाली यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कर रही है, वो इनलिस्ट कर रही है उन नंबर्स को जो उनको मिले हैं, उन स्कोर्स को जो उसको मिले, उन बच्चों को मिले हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका मेजरमेंट हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ डिस्प्ले पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो को, ये भी आपका यूनिट 7 का है। पोर्टफोलियो को डिस्प्ले करने का मेन पर्पस क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पोर्टफोलियो में कहने का मतलब क्या है, उनकी जो हाईएस्ट लेवल की अचीवमेंट हुई है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। उनकी जो अचीवमेंट है, स्पेसिफिक यूनिक अचीवमेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। ओवर अ पीरियड इसको ये चेंज भी होती रहती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा टू डिमॉन्स्ट्रेट हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट अटेन बाय द लर्नर्स, ठीक है। फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ये आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ऐड ऑन करना है, ठीक है, अपनी कॉपी में ऐड करना है कि केंद्रीय विद्यालय ने कौन सा संगठन जो मैनेजमेंट टूल यूज किया है, ठीक है, कौन सा स्कूल मैनेजमेंट टूल, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट के कुछ टूल्स हैं आपके, ठीक है, शाला सिद्धि है, शाला दर्पण है, निष्ठा है, व्यास है ना। इस ये क्या है, टूल है, स्कूल मैनेजमेंट के टूल हैं जो यूज मतलब ये मतलब
इनमें से कौन सा स्कूल मैनेजमेंट टूल है जो यूज किया है केंद्रीय विद्यालय ने, ठीक है। तो कौन सा है, वो शाला दर्पण है। कौन सा है, शाला दर्पण है। अब ये जितने भी शाला सिद्धि है, शाला दर्पण है, निष्ठा है, व्यास है, इसको एक एक बार आप लोग को गूगल करना है। इसके अलावा मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी, वहां से इसको आप लोग नोट डाउन करना अपनी कॉपी में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वहां पे, ठीक है। शाला दर्पण में क्या होता है, इसे बेसिकली टीचर्स यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये टीचर्स ही यूज करते हैं। बच्चों का की रिस्पॉन्स, जो बच्चों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको पेरेंट्स को देने के लिए, मतलब यहाँ तक वो यूनिफॉर्म से लेकर के उन्होंने होमवर्क किया नहीं किया, आज यूनिफॉर्म में क्या था, कैसे थी, मतलब कौन सा यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म उन्होंने पहना था या नहीं पहना था, या फिर कह सकते हो कि बच्चों के टेस्ट में क्या स्कोर्स आए, मतलब ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो बच्चों से रिलेटेड होती है वो टीचर्स देते हैं यहाँ पे शाला दर्पण पे उनकी पेरेंट्स को, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आंसर है आपका 2। नेक्स्ट आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असिंक्रोनस, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है असिंक्रोनस का, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, सिंक्रोनस क्या होता है, रियल टाइम में होता है, ठीक है। रियल टाइम कहने का मतलब क्या है, आपकी जो लाइव क्लासेस चलती हैं वो क्या होती है, सिंक्रोनस होती हैं। असिंक्रोनस में अगर मैं बात करूं तो आप लोग जब मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगी, जब देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिकॉर्डेड सेशन जो देखते हो वो क्या होता है, असिंक्रोनस होता है, और जो लाइव क्लासेस चलती है वो कैसी होती है, सिंक्रोनस होती है। तो कौन सा इसमें से एग्जांपल नहीं है, यूट्यूब की वीडियो असिंक्रोनस है, पॉडकास्ट असिंक्रोनस है, लेकिन जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो कैसा होता है, सिंक्रोनस होता है, रियल टाइम में होता है, लाइव होता है, ठीक है। डिस्कशन फोरम भी आपका असिंक्रोनस में ही आता है, सिंक्रोनस में नहीं आता है, ठीक है। यूनिट 8 में है ये। नेक्स्ट आ जाओ, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। ये जो कंप्यूटर, ये भी यूनिट 8 का है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है वो बेस्ड है कि साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी पे, ठीक है। तो कौन सी साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है, ये बिहेवियरिस्ट, ठीक है, बिहेवियरिस्ट नाम याद रखना। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कौन सी साइकोलॉजी पे बेस्ड है, बिहेवियरिस्ट पे बेस्ड है। और इसे दिया किसने था, बीएफ स्किनर ने, अपनी जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो मॉडल था, ठीक है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन वाला मॉडल था, जिसमें उसके भी कई सारे टाइप थे, लीनियर थे, ब्रांचिंग थे और मैथमेटिक था। उसी में ही इन्होंने ये कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के बारे में बात की थी, जिसे बीएफ स्किनर ने दिया था। ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। इसी वजह से इसका आंसर ऑप्शन 3 है, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है चीजें, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी भी करा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इतना इसमें बताने को है नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग बिलीव इन नेटवर्क लर्निंग, ठीक है। कौन है जो नेटवर्क लर्निंग पे बिलीव करते हैं, नेटवर्क कहने का मतलब ही क्या है, कनेक्शनिज्म, ठीक है, कनेक्शनिज्म पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, Which of the following implies that the refreeze step of Levin's model, ठीक है। कर्ट लेविन ने थ्री मॉडल दिए थे, ठीक है, 3 मॉडल्स दिए थे, ठीक है। जिसको ये किसका था, आपका यूनिट 9 का है, ठीक है। जिसमें इन्होंने बताया था सबसे पहले अनफ्रीज करो, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, चेंज लाना है, चेंज लाने के बाद क्या करना है, 3 स्टेप मॉडल था, सॉरी ये 3 स्टेप मॉडल था। अनफ्रीज करो, चेंज करो, फिर रीफ्रीज करो, ठीक है। रीफ्रीज कहने का मतलब क्या है, पहले अनफ्रीज उनको तैयार करो चेंज के लिए, फिर चेंज को क्या करो वहां पे एग्जीक्यूट करो, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद उनको रीइंफोर्स करो, ठीक है। तो पहले अगर हम प्लान चेंज, ये क्या है, अनफ्रीज है, ये क्या है, अनफ्रीज है। फिर एग्जीक्यूट करो चेंज को, ये क्या है, चेंज का प्रोसेस है, ठीक है। फिर आता है रीइंफोर्स करना, रीइंफोर्स करने का मतलब क्या है, आप वहां पे उनको रीइंफोर्स कर रहे हो, परमानेंट करना चाह रहे हो उस चेंज को, तो ये रीफ्रीज का स्टेप है, ठीक है। ये किसका स्टेप है, रीफ्रीज का स्टेप है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 6 सिग्मा फोकस ऑन द, अब ये 6 सिग्मा क्या है, एक मेथोडोलॉजी है जो हम लोग क्वालिटी टीक्यूएम में यूज करते हैं, ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में यूज करते हैं। 6 सिग्मा एक मेथोडोलॉजी है जहाँ पे कस्टमर्स की हम सेटिस्फेक्शन को, मतलब कस्टमर की जो नीड्स होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग इम्प्रूव कराते हैं, ठीक है। एक टूल की तरह काम करता है, जहाँ पे 6 सिग्मा की जो मेथोडोलॉजी है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है डीमैक, एक होती है डीएमए डीवी, है ना, डीएमए, हाँ डीएमए डीवी है, ठीक है। अब डीमैक में क्या होता है, डीएमए डीवी में क्या होता है, डीमैक का यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कराने के लिए, एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कराने के लिए। डीएमडीवी का यूज होता है, डीएमडीवी का यूज होता है किस लिए,
न्यू क्रिएट करने के लिए, न्यू क्रिएशन मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक नई प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कराते हैं। तो डीमैप क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, जहाँ पे बोला जा रहा है जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है, ठीक है, विल बी द मेंबर ऑफ द फॉलोइंग। वो किसके मेंबर, जो प्रोफेशनल सेटिंग्स बॉडीज हैं वो किसके मेंबर होंगे, जनरल एजुकेशन काउंसिल के होंगे। ये भी डायरेक्टली वहाँ पे लिखा हुआ है। नेशनल एग्रीडेशन जो काउंसिल है वो एग्रीडेट करता है, हायर एजुकेशन जो ग्रांट करता है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो रेगुलेट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट एज अ सिस्टम को मैंने आप लोग को पढ़ा रखा हुआ है। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम कैसा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। की पॉइंट सामने ही दिख गया यहाँ पे, अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि ह्यूमंस के रिलेटेड जो भी एक्शंस होते हैं वो कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल ही होते हैं, ठीक है, वो कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इनपुट्स आर नॉट सेम, ठीक है। इसकी तो इनपुट और आउटपुट की तो हमने बात ही नहीं की थी, ये मैकेनिकल प्रोसेस, इसकी भी बात नहीं की थी। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम में क्या होता है, जो भी ह्यूमन के एक्शंस होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, की पॉइंट है ये इसका। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में आते हैं, इन विच ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसीज इंडियन साइन लैंग्वेज, ठीक है, ये एनईपी में बात की गई है, ठीक है, एनईपी में जो इंडियन की साइन लैंग्वेज है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है एनईपी 2020 में, ये भी यहाँ पे डायरेक्टली ही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई डिटेल में डिस्कशन नहीं है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, नॉर्मल बच्चों को, डिसेबल बच्चों को वन रूफ के अंडर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, की पॉइंट सामने ही लिखा हुआ है। इनकरेज करते हैं स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसेस को, नहीं। इंक्लूड करते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, जो इनका बिलीफ होता है फैक्ट को, नहीं। इंक्लूड करते हैं टीचर्स का टीचर्स जो है मार्जिनलाइज ग्रुप के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डाइवर्सिटी को, यहाँ पे विविधता को प्रशंसा करते हैं, मतलब उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी। दो तरीके की टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या करती है, हमें हेल्प करती है, हमें इंडिपेंडेंट बनाती हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हमें क्या करती है, हेल्प करती है, हमें इंडिपेंडेंट बनाती है, जिससे हम दूसरों पर निर्भर ना हो पाए, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, पहले देख लो कौन सा है, पॉजिटिव चीजें निकालो। लीड करती है ग्रेटर ऑटोनॉमी, हर स्फेयर, मतलब हमें क्या करती हैं, स्वतंत्रता देती हैं, ठीक है, हम खुद से जो भी काम है उसको कर पाते हैं। ये एड्स की तरह काम करती हैं, सेल्फ मोटिवेशन होती है, प्रमोट करती है इंक्लूजन होम और कम्युनिटी के साथ, जहाँ पे हमें अलग थलग हम यहाँ पे महसूस नहीं करते असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेल्प्स इन अटेनिंग इंक्रीज डिपेंडेंस, ये हमारी डिपेंडेंस को बढ़ाता नहीं है, कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर इज रिलेटेड टू द बिहेवियर मैनेजमेंट, किससे, बिहेवियर जो मैनेजमेंट होता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस्टेब्लिश करना वीकली टाइम टेबल को, इवेलुएट करना स्टूडेंट की प्रोग्रेस को आइदर इंडिविजुअली या फिर एज अ ग्रुप, प्लान करना पॉजिटिव शेपिंग इंटरवेंशन एंड सपोर्ट फॉर होल स्कूल्स, होल क्लास एंड फॉर इंडिविजुअल। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, कुछ पॉजिटिव इंटरवेंशंस का, कुछ सपोर्ट को यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो जो इंडिविजुअल है या फिर पूरे क्लास के लिए, ठीक है। फिर रिव्यू करना आईईपी का, जो इंडिविजुअल जो एजुकेशनल प्लान, इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशन प्लान है उसको रिव्यू करते रहना रेगुलरली, और सपोर्ट करना स्टाफ को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम बात करते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो चिल्ड्रंस हैं डिसेबल्ड, उनको उनके साथ कैसे उनको डील करना चाहिए, ठीक है, इन अ बिहेवियर मैनेजमेंट। तो उनके लिए पॉजिटिव इंटरवेंशंस को प्लान करो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस हैज बीन सर्व्ड बाय द फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये आपका यूनिट 1 का है, ठीक है। फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करो तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपका फैमिली है, आपका स्कूल है, आपका नेबर है, आपका मास मीडिया है, आपका कम्युनिटी है, ये सब क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, जब सोशल इंस्टीट्यूशंस की हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे डेविस हो गए और भी 2-3 नाम है, उन्होंने फैमिली को लेकर के जब क्लासिफिकेशन किया गया था तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया था। तो वो आप लोग जाके, ये आपको मिलेगा यूनिट 1 की
सी सेक्शन में मिलेगा, वहां पे जाके उसको नोट करिएगा कॉपी में, ठीक है। मैंने वहां पे कई सारे पॉइंट बताए हुए हैं कि इन्होंने ये वाला इंस्टीट्यूशन दिया है, इन्होंने इस वाले ये वाले फैक्टर्स दिए हैं, ठीक है, ऐसे करके है वहाँ पे, तो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, ये जब क्या पर्पस होता है फैमिली का एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशलाइज करता है बच्चे को, ठीक है, सही बात है, सोशलाइज करता है ये, ठीक। दूसरी बात, ये प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर इट्स मेंबर, बिल्कुल प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल और सोशल जो इमोशनल सपोर्ट्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इस्टेब्लिश करता है गोल ऑफ सोशल इक्वलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। जब फैमिली की बात करते हैं तो प्राइमरी पे तो ये नहीं आता है, ठीक है। रेगुलेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ये भी सही है। ABD देख लो कहाँ पे आ रहा है, ABD यहीं से निकल के आ गया। ई प्रोवाइड करता है मेंबर को एज अ सोशल आइडेंटिटी, हमारी फैमिली ही हमारी सोशल आइडेंटिटी को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। स्टूडेंट सॉरी स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कम्स अंडर अ मेटाफिजिक्स, मतलब यहाँ पे हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर आती है, मेटाफिजिक्स के अंदर आती है, ठीक है बात। स्टडी ऑफ एम्पिरिसिज्म, ये किसके अंदर आती है, एपिस्टेमोलॉजी, मतलब एक्सपीरियंसेस नॉलेज, इसके अंदर आती है। फिर आता है इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, लॉजिकल प्रूव करते हैं, तो ABC तो होना ही होना है, देखो कहीं पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक। अब आते हैं प्रायरी नॉलेज, और जो होती है फॉल्स अंडर एक्सियोलॉजी, जो देखो दो तरीके की नॉलेज होती है, एक होती है प्रायरी नॉलेज, एक होती है पोस्ट प्रायरी नॉलेज, ठीक है। नॉलेज भी दो तरीके की होती है, यहाँ पे लिख रही हूँ, दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी प्रायरी नॉलेज, एक होती है आपकी पोस्ट प्रायरी नॉलेज, ठीक है। पोस्ट प्रायरी नॉलेज, दो तरीके की नॉलेज होती है, इन सबके मैंने इमेज आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हुए हैं, ठीक है। प्रायरी नॉलेज वो नॉलेज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, इंडिपेंडेंट, सिर्फ की पॉइंट देख रही हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंसेस, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है। यहाँ पे जो भी नॉलेज हम एनालाइज करते हैं, मतलब जो भी नॉलेज हमें मिलती है, वो कंसेप्ट को हम लोग इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं, वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंसेस नहीं होता है, ठीक है। बिना एक्सपीरियंसेस के, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, उन नॉलेज को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। लेकिन पोस्ट प्रायरी में जो भी हमें नॉलेज मिलती है, नॉलेज ऑब्टेन होती है, वो कैसे होती है, थ्रू एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस के थ्रू होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंसेस होते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस का काम नहीं होता, इंडिपेंडेंट होती है। तो प्रायरी नॉलेज आपकी एक्सोलॉजी के अंदर नहीं आती है, ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ गॉड हमें एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आता है, नहीं, तो ये दोनों ही आपके गलत है, तो ये ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। जो सांख्य है, सांख्य का मतलब क्या होता है, राइट नॉलेज, जैसे साम्यक ख्याति बोलते हैं, साम्यक ख्याति बोलते हैं, ये सही है, ठीक है। ऐसे ही आपका दे भी रखा है नोट्स में भी, ठीक है। फिर सांख्य प्लूरलिस्टिक, सांख्य ड्यूलिज्म की बात करता है, किसकी, ड्यूलिज्म का, पुरुष और प्रकृति की बात करता है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। स्पिरिचुअलिज्म, अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, प्लूरिस्टिक स्पिरिचुअलिज्म लिखा हुआ है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आओ, अनकम्प्रोमाइजिंग ड्यूलिज्म है ये, तो ये भी सही है। फिर आता है राइट नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ एसोसिएशन, नहीं, पुरुषा मतलब राइट, सही नॉलेज वही है जहाँ पे पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, नहीं, हमें यहाँ पे डिफरेंसेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, राइट नॉलेज वही है जहाँ पे पुरुष और प्रकृति को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, सी को एलिमिनेट करा दो, ये गया, ये क्या, ठीक है। AOB तो आना ही आना है, AB ED में देख लो कौन सा आ रहा है, शंकराचार्य, रिगार्ड सांख्य, जो शंकराचार्य हैं वो मेन अपोनेंट है किसके, वेदांता के, ध्यान रखना, अपोनेंट है ये, प्रोपोनेंट नहीं, अपोनेंट है, ठीक है। ये क्या है, अपोनेंट है आपके, विपक्षी कहा जाता है शंकराचार्य को, किसके, वेदांता के, तो ये भी सही है, तो ABD आपका ये राइट आंसर है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट आ जाओ, यशपाल कमेटी, देखो यशपाल कमेटी की जब बात करते हैं तो इन्होंने, इनकी दो रिपोर्ट्स आई थी यशपाल कमेटी की, ठीक है। जो पहली रिपोर्ट आई थी वो 1993 में आई थी, जो दूसरी रिपोर्ट आई थी वो 2009 में आई थी। 1993 वाली जो रिपोर्ट थी वो स्कूल्स के लिए आई थी, ठीक है, इसको भी मैंने डिटेल में कराया हुआ है। ये जो 2009 में आई थी ये हायर एजुकेशन के लिए आई थी, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए आई थी, ठीक, क्लियर है। सॉरी, हाँ,
ठीक है। यशपाल कमेटी 2009 एडवोकेटेड फॉर, किसके लिए इन्होंने एडवोकेट किया है? देखो सबसे पहले इन्होंने फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी, आईआईटी और आईएम डायरेक्टली लिखा हुआ है, आईआईटी और आईएम जो आईएम है उनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाना। ठीक है, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी कहने का मतलब खाली ये है, ये नहीं कि आईएम खाली मैनेजमेंट डिग्री को दे और आईआईटी खाली टेक्निकल जो टेक्निकल कोर्सेज है खाली उन्हीं को चलाए, साइंस को नहीं, ये सारे कोर्सेज को चला सकते हैं। उन्हें फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस देना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो इस्टेब्लिश करना, किसको इस्टेब्लिश करना? जो नेशनल कमीशंस हैं हायर एजुकेशन के, इनको इस्टेब्लिश करना। दो बातें ये डायरेक्टली हैं। डी और ई देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ठीक, और करिकुलम को रिफॉर्म कराना। ठीक है, सी डी ई डायरेक्टली आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोलीफेरेशन है डीम्ड यूनिवर्सिटी की, इसके बारे में बात नहीं की गई है। प्राइवेटाइजेशन की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। ठीक है, फिर आ जाओ कोठारी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, कोठारी एजुकेशन जो कमीशन है ये भी मैंने डिटेल में करा, मतलब इसका मैंने नोट्स दे रखा है, सॉरी इसका तो मैंने पीडीएफ ही दे रखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या बोला जा रहा है, जो पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंट कोर्स है उसको डिस्करेज करो यूनिवर्सिटी स्टेज पे। नहीं, डिस्करेज नहीं करना है, उसको इनकरेज करना है, हमें इनकरेज करना है। ठीक, देखो एक सी शायद यहाँ पे बन जाएगा। ए है, ए आपका कहाँ पे आ रहा है, ए को गलत कर दो, ए यहाँ से गया, ए यहाँ से गया, एक यहाँ से गया। काफी सारे क्वेश्चन तो एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं आपके। तो ऑप्शन क्या है, बी सी डी। सी साइंस और एजुकेशन एंड रिसर्च को हमें क्या करना है, हाई प्रायोरिटी देना है। ठीक, फिर क्या है आपका, सी इस्टेब्लिश करना है स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को। फिर क्या है आपका, सेकेंडरी एजुकेशन को क्या करना है, लार्जली वोकेशनलाइज करना है। और ई क्या बोल रहा है, इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट यूज ऑफ हिंदी शुड बी डिस्करेज, नहीं डिस्करेज नहीं करना है, इनकरेज करना है। ठीक है, जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बस दो चार क्वेश्चन और रह गए। व्हाट इज नॉट काउंसलिंग? ठीक है, अब ये जो काउंसलिंग है वो क्या है, वो क्या नहीं है, सॉरी वो क्या नहीं है? इंफॉर्मेशन देना, सजेशन देना, या फिर इन्फ्लुएंस करना क्लाइंट की वैल्यूज और एटीट्यूड और बिलीफ को। इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो आप? नहीं ना, क्या करना चाह रहे हो? मतलब यहाँ पे देखो पूछा नॉट काउंसलिंग, काउंसलिंग नहीं है, हम क्लाइंट की बिलीफ और वैल्यूज को इन्फ्लुएंस तो नहीं करना चाह रहे ना। तो ये हो गया आपका पहला। ठीक है, पहला तो ये निकल के आया, सी देखो यहाँ पे होगा। ठीक, उसके बाद ब्रिंगिंग वॉलेंट्री चेंज, हाँ ये हम लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हम लाना चाह रहे हैं। गिव वार्मथ टू क्लाइंट, ठीक है, मतलब क्लाइंट के साथ एक तरीके से वॉर्मथ, मतलब क्लाइंट के साथ क्या करना है, हमें हमें वॉर्मथ रिलेशनशिप बना के रखना। तो डी और ई तो यहाँ पे नहीं आएगा, डी और ई यहाँ पे, डी यहाँ से गया, ई यहाँ से गया, ये दोनों नहीं आना है क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, और क्या आना है, सी आना है, सी तो आना ही आना। तो देख लो इन दोनों में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी यहाँ पे आ रहा है। तो गिविंग इन्फॉर्मेशन, खाली इन्फॉर्मेशन दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। सजेशन देना हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे। तो ए बी सी यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, काउंसलिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्रिएटिव पीपल्स आर हायर रिस्क ऑफ, जो क्रिएटिव पीपल्स हैं वो हायर रिस्क पे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नहीं, देखो एक्सप्लॉयटेशन है, डिसंगेजमेंट है, इग्नोरेंस है, स्कूल ड्रॉप आउट है। जब क्रिएटिव पीपल्स की बात करते हैं हायर रिस्क पे, जो जैसे जितने भी क्रिएटिव पीपल होते हैं वो खुद एक्सप्लॉइट कभी नहीं होते, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो फॉर श्योर ए तो नहीं आएगा, ए नहीं आने का मतलब ये ऑप्शन गया। डिसंगेजमेंट हो सकता है, कभी कभी जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको क्लास में मतलब बोरिंग लगने लगता है तो डिसएंगेज हो जाते हैं वो। ठीक है, मतलब क्लास में फिर मतलब उनको उतना ज्यादा मन नहीं लगता उनका वहाँ पे, क्योंकि उनके तरह का टॉपिक वहाँ पे नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब क्रिएटिव चीजें वहाँ पे नहीं हो रही हैं। ठीक है, डिसएंगेजमेंट हो सकता है। ठीक, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, क्लास को बंक करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, क्लास को बंक करते हैं। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जो एक तरीके से रिस्क की तरह, हायर रिस्क की तरह काम करते हैं। इग्नोरेंस देखो यहाँ पे नहीं होगा। इग्नोरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इग्नोरेंस वो अलग, इग्नोरेंस में क्या होता है, जब लैक ऑफ नॉलेज होती है। ठीक है, जब लैक ऑफ नॉलेज होती है तब ये इग्नोरेंस आता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो जाएगा, स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, जो नेशनल पॉलिसी है 1986, वही क्वेश्चन अभी रिकमेंड किया गया है, रिकमेंड किया है लॉन्च ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन। इनमें से कौन कौन से उसके आउटकम्स, वो हैं आपके ये क्या बोलते हैं, आर ई है। ठीक है, आर आई, नहीं 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 रुक जाओ, डाइट है, सॉरी मैं इसको डाइट, ये नहीं है। ठीक है, ये सबसे आपका क्या है, डाइट है। डाइट के बाद हो जाएगा आपका सीटीज है,
ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ISCs है। ठीक, इसके मैं फुल फॉर्म आप लोग को नहीं बता रही हूँ, इसकी फुल फॉर्म नहीं बता रही, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, कुछ होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए। ठीक है, डाइट है, ये जो नहीं भी है RI, इसके भी फुल फॉर्म बताना। ठीक है भी या नहीं है ये भी बताना। डाइट है, सिटीज है, ISCs है। ठीक है, ये सब क्या है। नेक्स्ट आ जाओ उधर 49। वाई इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड, मतलब टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना क्यों जरूरी है। उनकी नॉलेज की जो डोमेन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको क्या करना, हमें एक्सप्लेन करना। फॉर श्योर ए आना ही आना है। ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ए के साथ साथ सी भी कॉमन आ रहा है। इनएक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम्स, पॉलिसी और स्कीम का हमें क्या कराना है, इनएक्टमेंट कराना। दो आ गए। टू गेट एंट्री इन द टीचिंग प्रोफेशन, खाली उनको एंट्री दिलानी टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए लेके आना है, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, तो बी तो एलिमिनेट हो गया आपका। ठीक, फिर ड्यू टू चेंजिंग पेडागोजी, हाँ जो हमारी पेडागोजी चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें टीचर्स के डोमेन जो है सब्जेक्ट का डोमेन उसको हमें इनहेंस कराना है, एक्सपेंड कराना है। ठीक है, ACD इसका आंसर हो गया। ठीक, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 50, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आर द 4 बेसिक क्वेश्चंस, इन्होंने 4 स्टेप्स दिए थे, उसके लिए 4 बेसिक क्वेश्चन भी दिए थे राफ टायल ने करिकुलम प्लानिंग में। सबसे पहले था इनका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो वेरी फर्स्ट इनका क्वेश्चन था वो ये था कि एजुकेशनल गोल्स क्या है। ठीक है, एजुकेशनल गोल्स क्या है। फिर आता है एजुकेशनल गोल्स के बाद आपका क्या है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर नीडेड फॉर, मतलब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं, उसके बाद एजुकेशनल गोल्स के बाद आता है हाउ द मेथड एंड स्ट्रेटजीज आर टू बी ऑर्गेनाइज। ठीक है, कैसे मेथड और स्ट्रेटजीज को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम गोल को इवेलुएट करेंगे, है ना, कैसे हम गोल को इवेलुएट करेंगे और कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो पहला स्टेप क्या है, ये आपका ये है। ठीक है, एजुकेशनल गोल्स को कैसे हमें अटेन करना है। फिर आता है कि कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसके लिए हमें प्रोवाइड कराना है। ठीक, अब उसको जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको हमें कैसे ऑर्गेनाइज कराना है। लास्ट आता है कैसे इवेलुएट कराना है। ठीक है, तो मैंने सीक्वेंस में भी बता दिया आपको ये। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए आपको। ठीक, तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कल हम लोग इसके जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस रह गए उसको हम लोग कब डील करेंगे, कल डील करेंगे, कल की क्लास में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है, आप लोग भी ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।